नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के 4 देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता लागू हुआ। मध्य फिलीपींस में 6.9 तीव्रता के भूकंप से मृतकों की संख्या 22 हुई। युद्ध अपराधों और देशद्रोह के आरोप में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति जोसेफ कबीला की अनुपस्थिति में ही मौत की सजा सुनाई गई। अदन की खाड़ी में डेनमार्क का ध्वज लगे मालवाहक जहाज मिनर्वा ग्राफ्ट में आग लगी। यमन के हौसी विद्रोहियों ने जहाज पर हमले की जिम्मेदारी ली। और गुवाहाटी में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में भारत ने डकवर्थ लुईस नियम के तहत श्रीलंका को 59 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष 10 मार्च को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ 4 देशों का महत्वपूर्ण क्षेत्रीय समूह है। इसके सदस्य आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड हैं और इनमें स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। समझौते से वस्तुओं और सेवाओं का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ने की आशा है। इससे 100% गैर कृषि उत्पादों को बाजार मिलेगा और प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों को शुल्क से छूट मिलेगी। इस समझौते के तहत अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की गारंटी दी गई है। इससे देश में 10 लाख रोजगार के अवसर बनने की संभावना है। वहीं आर्थिक भागीदारी समझौता भारतीय निर्यातकों को व्यापार और निवेश के लिए एक अच्छा माहौल बनाएगा। इससे भारत के बने सामानों का निर्यात बढ़ेगा और सेवा क्षेत्र को भी ज्यादा बाजारों तक पहुँच मिलेगी। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। फिलीपींस के मध्य भाग में 6.9 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मृतकों की संख्या 22 हो गई है। भूकंप से जानमाल की व्यापक क्षति की आशंका है। अमरीकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार जल के भीतर लगभग 10 किलोमीटर की गहराई में पालोम्पोन के पश्चिम और सेबू प्रांत के बोगो शहर के पास स्थानीय समय अनुसार रात लगभग 10 बजे शक्तिशाली भूकंप आया। इसका केंद्र सेबू प्रांत के बोगो शहर से लगभग 17 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित था। कांगो गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति जोसेफ कबीला को युद्ध अपराध और राजद्रोह के आरोप में उनकी अनुपस्थिति में मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। उन पर विद्रोही समूह M23 का समर्थन करने का आरोप है, जिसने देश के पूर्वी हिस्से में तबाही मचाई थी। पूर्व राष्ट्रपति ने आरोपों से इनकार करते हुए मामले को मनमाना बताया और कहा कि अदालतों का इस्तेमाल उत्पीड़न के लिए किया जा रहा है। उनका वर्तमान ठिकाना अज्ञात है। 54 वर्षीय कबीला ने 2001 में उनके पिता लॉरेंट की हत्या के बाद 18 वर्ष तक देश का नेतृत्व किया। 2001 से 2019 तक राष्ट्रपति रहे कबीला ने 2019 में राष्ट्रपति फेलिक्स त्सेसीकेदी को सत्ता सौंप दी, लेकिन बाद में उनके बीच मतभेद हो गए और जोसेफ कबीला 2023 में निर्वासन में चले गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला से आने वाले मादक पदार्थों के तस्करों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अमेरिकी प्रशासन ने कैरिबिया में युद्धपोत भी तैनात किए हैं। एक समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने इस क्षेत्र में 6,500 से ज्यादा सैनिकों का एक बल तैनात किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति का ये बयान हाल ही में दक्षिणी कैरिबियन के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य हमलों के बाद आई है, जिनमें उन नावों को निशाना बनाया गया था जिन पर अमेरिका ने वेनेजुएला से अवैध मादक पदार्थ ले जाने का आरोप लगाया था। अमेरिकी रिपोर्टों के अनुसार इन हमलों में 3 जहाजों पर सवार 17 लोग मारे गए। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार सेवा और सुशासन के मंत्र के आधार पर परिवर्तन और प्रगति के लिए अथक प्रयास कर रही है। विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार ने भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन को सफल बनाया, ग्लोबल साउथ की आवाज मुखर की और भारत के वैश्विक नेतृत्व को मजबूत किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है। 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता ने ग्लोबल साउथ की स्थिति को मजबूत किया और महत्वपूर्ण परिणाम दिए। इनमें अफ्रीकी संघ को समूह का सदस्य बनाना और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करना शामिल है। सम्मेलन का विषय वसुधैव कुटुंबकम भारत की प्राचीन संस्कृति और दुनिया के साथ सहयोग करने की इच्छा को दिखाता है। नई दिल्ली घोषणा पत्र ने इन मुख्य प्राथमिकताओं पर सहयोग की नई भावना जगाई, जिसमें नीतियों में तालमेल, भरोसेमंद व्यापार और बड़े जलवायु लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बात इस मायने में खास रही क्योंकि पिछली बार सर्वसम्मति बनाने में दिक्कतें आईं, लेकिन इस बार सभी 20 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए। अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाने से समूह का दायरा बढ़ा और अब इसमें दुनिया की 80% आबादी शामिल हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की अध्यक्षता ने उन सभी छोटे देशों को मंच प्रदान किया जो अपने सामूहिक हितों का प्रतिनिधित्व करना चाहते थे। भारत ने G20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन किया। सफल G20 140 करोड़ भारतीयों के परिश्रम का परिणाम है। G20 की एक और बड़ी सफलता रही है। जिन छोटे छोटे देशों की आवाज वैश्विक मंचों तक नहीं पहुंच पाती थी, उनको पहली बार G20 में इतनी बड़ी भागीदारी मिली है। जो वंचित है उसे वरीयता देना, यही आज के भारत की प्राथमिकता है। ग्लोबल साउथ को आवाज देने के अलावा भारत की G20 अध्यक्षता ने देश भर में बैठकें आयोजित करके अपनी सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने में बड़ी भूमिका निभाई। ऐतिहासिक स्थानों पर हुए इन कार्यक्रमों ने देश की विविध परंपराओं और कलात्मक धरोहर को उजागर किया, जिससे संस्कृति और आर्थिक विकास दोनों में एक अग्रणी देश के रूप में भारत की पहचान और मजबूत हुई है। अनुपम और विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद। यमन के हौसी विद्रोहियों ने आज हॉलैंड के मालवाहक जहाज मिनर्वा ग्राफ्ट पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली है। इस जहाज में अदन की खाड़ी में आग लग गई थी। हौसी के सैन्य प्रवक्ता ने कहा है कि सोमवार का हमला क्रूज मिसाइल से किया गया था। यूरोपीय संघ के समुद्री मिशन एस्पाइड्स और जहाज के संचालक के अनुसार इस हमले में 2 नावें घायल हो गए और जहाज के चालक दल के 19 सदस्यों को हेलीकॉप्टर से निकालना पड़ा। ईरान संबद्ध समूह ने 2023 से लाल सागर में जहाजों पर कई हमले किए हैं, जिनमें उन जहाजों को निशाना बनाया गया जिन्हें वे इसराइल से जुड़ा मानते हैं। इसे वे हमास और इसराइल के युद्ध में फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता के रूप में बताते हैं। मेडागास्कर में सरकार भंग करने पर राष्ट्रपति एंड्री राजोलिना की सहमति के बावजूद पुलिस ने राजधानी एंटानानारिवो की सड़कों पर सैकड़ों युवा प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। कथित जेन जी के विरोध प्रदर्शनों में बृहस्पतिवार से मेडागास्कर के विभिन्न शहरों में हजारों लोग पानी और बिजली कटौती को समाप्त करने की मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। मोरक्को में बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की मांग को लेकर युवाओं के नेतृत्व में चल रहे विरोध प्रदर्शन हिंसक झड़पों में बदल गए हैं। ये विरोध प्रदर्शन जेन जी 2012 युवा समूह ने टिकटॉक, इंस्टाग्राम और गेमिंग एप्लीकेशन डिस्कॉर्ड जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन आयोजित किए। भारत ने गुवाहाटी में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में श्रीलंका को 59 रन से हरा दिया। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ने 47 ओवर में 8 विकेट पर 269 रन बनाए। बारिश से बाधित मैच में डकवर्थ लुइस स्टर्न डीएलएस नियम के आधार पर श्रीलंका को 271 रन का लक्ष्य दिया गया। श्रीलंका की टीम 45 ओवर 4 गेंद में 211 रन ही बना सकी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के 4 देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता लागू हुआ। मध्य फिलीपींस में 6.9 तीव्रता के भूकंप से मृतकों की संख्या 22 हुई। युद्ध अपराधों और देशद्रोह के आरोप में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति जोसेफ कबीला की अनुपस्थिति में ही मौत की सजा सुनाई गई। अदन की खाड़ी में डेनमार्क का ध्वज लगे मालवाहक जहाज मिनर्वा ग्राफ्ट में आग लगी। यमन के हौसी विद्रोहियों ने जहाज पर हमले की जिम्मेदारी ली। और गुवाहाटी में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में भारत ने डकवर्थ लुइस नियम के तहत श्रीलंका को 59 रन से हराया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।